जातिगत जनगणना की उठ रही है मांग, मोदी सरकार ने सीधा किया इनकार। क्या मोदी सरकार को इस जातिगत जनगणना से कोई खतरा है या फिर इससे बीजेपी की राजनीति खतरे में आ सकती है? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में आग पकड़ रहे एक मुद्दे के बारे में, जो है जातिगत जनगणना। ये मुद्दा विपक्ष की जुबान पर है और देश में एक नई हवा चलाने लगी है जातिगत जनगणना करवाने की। आखिर ये क्यों उठ रही है मांग? बिहार की राजनीति में पिछले कुछ सालों में एक ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों किसी एक मुद्दे पर एक मत हुए हों। ये मुद्दा है जातिगत जनगणना का। दोनों नेता आपसी मतभेद भुलाकर जातिगत जनगणना के लिए गुहार लगाते नजर आए हैं। दोनों ने इस जनगणना को कराने के पक्ष में इससे अपने अपने तर्क भी दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए पहले ही मना कर चुकी है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में दिए जवाब में कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो मोदी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के साथ खुद ओबीसी मंत्रियों की सरकार कहते नहीं थक रही है, जो सरकार नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण देने पर खुद पीठ थपथपा रही है, आखिर वही मोदी सरकार जातिगत जनगणना से क्यों डर रही है? ये सवाल विपक्ष सत्ता से लगातार पूछ रहा है। उनका साथ एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी दे रहे हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि जातिगत जनगणना की जरूरत क्या है और क्यों है। ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसका जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डाटा उठाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2011 तक जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डाटा दिया गया, ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। इस बीच साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, उसकी एक सिफारिश को लागू किया था। ये सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण देने की थी। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। जानकारों का मानना है कि भारत में ओबीसी आबादी कितनी प्रतिशत है, इसका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं है। मंडल कमीशन के आधार पर कहा जाता है कि ओबीसी आबादी 52% है। हालांकि मंडल कमीशन ने साल 1931 की जनगणना को ही आधार माना था। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा कम तो कभी थोड़ा ज्यादा करके आंकती आई हैं। लेकिन केंद्र सरकार जाति के आधार पर कई नीतियां बनाती है। ताजा उदाहरण नीट परीक्षा का ही ले लेते हैं, जिसका ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण लागू करने के बाद मोदी सरकार ने कही थी। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटीज के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि जनगणना में आदिवासी और दलितों के बारे में पूछा जाता है, बस गैर दलित और गैर आदिवासियों की जाति नहीं पूछी जाती है। इस वजह से आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के हिसाब से जिन लोगों के लिए सरकार नीतियां बनाती है, उससे पहले ये सरकार को पता होना चाहिए आखिर उनकी जनसंख्या कितनी है। जातिगत जनगणना के अभाव से ये पता लगाना मुश्किल है कि सरकार की नीतियां और योजनाओं का लाभ सही जाति तक ठीक से पहुंच भी पा रहा है या नहीं। आज भले ही बीजेपी सांसद में जातिगत जनगणना पर अपनी राय कुछ और ही रख रही हो, लेकिन पिछले 10 साल पहले बीजेपी विपक्ष में थी, तब उसके नेता खुद इसकी मांग करते थे। बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में 2011 की जनगणना से ठीक पहले 2010 में संसद में कहा था कि अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। इतना ही नहीं, उस वक्त सरकार में राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त 2021 की तैयारियों का जायजा लेते हुए 2018 में एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने माना था कि ओबीसी डाटा नई जनगणना में एकत्रित किया जाएगा। लेकिन सरकार अब पिछले वादे से संसद में मुकर गई है। भारत की दूसरी राष्ट्रीय पार्टी
कांग्रेस की बात करें तो साल 2011 में SECC यानी सोशियो इकोनॉमिस्ट कास्ट सेंसस आधारित डाटा जुटाया था। 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए और ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2016 में जाति को छोड़कर SECC के सभी आंकड़े प्रकाशित कर दिए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। जातिगत डाटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसके बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप बना, लेकिन इसके बाद आंकड़ों का क्या हुआ इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। माना जाता है कि SECC 2011 में जाति आधारित डाटा जुटाने का फैसला तब भी यूपी सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के दबाव में लिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि सत्ता में आते ही पार्टियां इस तरह की जनगणना के खिलाफ क्यों हो जाती हैं। संजय कुमार कहते हैं कि जातिगत जनगणना होती है तो अब तक की जानकारी में जो आंकड़े हैं वे ऊपर नीचे होने की पूरी संभावना है। मान लीजिए ओबीसी की आबादी 52% से घटकर 40% रह जाती है, तो हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों के ओबीसी नेता एकजुट होकर कहें कि यह आंकड़ा सही नहीं है, और मान लीजिए इनका प्रतिशत बढ़कर 60 हो गया तो कहा जा सकता है कि और आरक्षण चाहिए। सरकारें शायद इसी बात से डरती हैं, क्योंकि आदिवासियों और दलितों के आकलन में फेरबदल होगा नहीं, क्योंकि वो हर जनगणना में गिने जाते ही हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना के प्रतिशत बढ़ने घटने की गुंजाइश अपर कास्ट और ओबीसी के लिए ही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के GB पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर बद्री नारायण कहते हैं, अंग्रेजों की ओर से जनगणना लागू करने के पहले जाति व्यवस्था लचीली और गतिशील थी, लेकिन अंग्रेज जब जाति का जनगणना लेकर आए तो सब कुछ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इसके बाद से जाति व्यवस्था जटिल हो गई। जनगणना अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। जनगणना में जब कोई भी चीज दर्ज हो जाती है तो उससे एक राजनीति भी जन्म लेती है। विकास के एक नए आयाम भी उससे निर्धारित किए जाते हैं, और इसी वजह से कोई भी सरकार सोच समझकर ही काम करती है। एक तरह से देखें कि जनगणना से ही जातिगत राजनीति से शुरुआत होती है। जाति के आधार पर पार्टियां और एसोसिएशन बने हैं, लेकिन 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई। बावजूद इसके भी तो जाति के नाम पर राजनीति अब भी हो रही है। तो फिर जाति के आधार पर जनगणना होने से क्या बदल जाएगा? ये बड़ा सवाल सामने आ रहा है। आइए इस पे जानते हैं। इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर बद्री नारायण कहते हैं, अभी जो राजनीति होती है उसका ठोस आधार नहीं है। उसे चुनौती दी जा सकती है, लेकिन एक बार वो जनगणना में दर्ज हो जाएगा तो सब कुछ ठोस रूप से ले लेंगे, और कहा जाता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर संख्या एक बार पता चल जाए और उस हिसाब से हिस्सेदारी दी जाने लगे तो कम संख्या वालों का क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? इस तरह के कई सवाल खड़े होंगे। ओबीसी और दलितों में ही बहुत सारी छोटी जातियां हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? बड़ी संख्या वाली जातियां आकर मांगेंगी कि 27% के अंदर हमें 5% आरक्षण दे दो, तो बाकियों का क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। ये जातिगत जनगणना का एक नकारात्मक पहलू है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि इससे लोगों के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करने में अच्छी मदद मिलती है और मिलेगी भी। एक दूसरा डर यह भी है कि ओबीसी की लिस्ट केंद्र की और राज्यों की अलग अलग हैं, और कुछ जातियां ऐसी हैं जिनकी राज्यों में गिनती ओबीसी में होती है और केंद्र की लिस्ट में ओबीसी में नहीं होती है। मतलब दोनों जगह अलग अलग अंतराल है। जैसे बिहार में बनिया ओबीसी में आते हैं और वहीं उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट में। वैसे ही जाटों की बात करें तो हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों पे ओबीसी लिस्ट में अलग अलग हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना हुई तो आगे और बवाल बढ़ सकता है। केंद्र सरकार को एक डर इसका भी मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि जातिगत जनगणना हो पाएगी या विपक्ष को अपनी हार माननी पड़ेगी। मोदी सरकार खतरे में क्या आ जाएगी? राहुल गांधी क्या जातिगत जनगणना करवा पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।